नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा कर रहा हूं अच्छे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे, जिसमें भारत में सिविल सेवाएं कैसे प्रारंभ हुई, क्या आवश्यकता थी, उसका क्या इतिहास रहा और भारत में सिविल सेवक बनने के लिए कौन से आयोग हैं जिनकी परीक्षाएं देनी होती हैं, उन आयोग के सदस्य कैसे चुने जाते हैं और कैसे हटाए जा सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, इन सब की पूरी जानकारी करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और एक ही वीडियो में आपको पूरा सिविल सर्विस से संबंधित जितनी भी सिविल सर्विस से संबंधित जानकारियां हैं, वो चाहे स्टेट की हों चाहे संघ की हों यानी केंद्र की हों, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। भारत की संघ और राज्य की सेवाएं, जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो यहां पर सिविल सेवा की बात है। तो संघ की सिविल सेवा और राज्य की सिविल सेवा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सिविल सेवाओं की उत्पत्ति आपको पहले दो चीजें समझनी होंगी कि एक तो होते हैं सिविल सेवक, जो आईएएस और पीसीएस को आप यहां पर रख सकते हैं। एक होता है लोक सेवा आयोग। क्या? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो होता है, जिसे हम यूपीएससी या फिर स्टेट के लिए कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जैसे यूपी पीएससी, ये अलग अलग होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सिविल सेवा आयोग इनकी नियुक्ति करता है। तो पहले हम सिविल सेवाओं को देखेंगे कि सिविल सेवा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो चलिए, आशा कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो सिविल सेवक बनने के लिए सबसे पहले भारत में लोक सेवाओं का जन्म जो हुआ था, यानी सिविल सेवाओं का जन्म ब्रिटिश हुकूमत के समय हुआ था। ब्रिटिश का जब भारत में साम्राज्य था, औपनिवेशिकवाद था, तब उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको पूर्ण करना था, उनको कंट्रोल करना था, उनको लोगों पे शासन करना था। उन सब के कार्यों को करने के लिए क्या है, भारत में लोक सेवाओं का जन्म होता है। और उनको पूर्ण करने के लिए क्या है, ब्रिटिश हुकूमत के समय जब भारत में कंपनी का शासन था, भारत के शासनकाल को जब हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो कंपनी का शासनकाल, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या है, शासनकाल आता है। तो जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासनकाल था वो अलग था और कंपनी के अंतर्गत शासनकाल था वो अलग था। जब भारत में कंपनी का शासनकाल था, तब भारत में जो लोक सेवक थे, जो सिविल सेवक थे, उनका चयन होता था। चयन का मतलब एक कमेटी बनती थी और उनमें से कुछ लोगों को क्या है, चुन लिया जाता था। कमेटी क्या है, कुछ लोगों के आवेदन ले लेती थी और चुनाव कर लिया जाता था। तो चयन होता था, ना कि कोई परीक्षा या नियुक्ति नहीं, परीक्षा भी नहीं होती थी। ठीक है, बात समझ में आई। ये चयन जो होता था, हैलीबेरी कॉलेज, ये ब्रिटेन में एक कॉलेज था, हैलीबेरी कॉलेज, वहां की एक चयन समिति थी, सिलेक्शन कमेटी थी, उसके द्वारा चयन होता था। और जो कंपनी का शासन चला रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा क्या है, चयन होता था। किनका? लोक सेवकों का। और लोक सेवक का कार्य क्या था, भारत में अपनी सेवाएं देना और ब्रिटिश शासन जैसे चलाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, कार्य करना। ये मेनली भारत में पहला उद्देश्य था। उसके बाद सिविल सेवाएं सबसे पहले भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई, जो बंगाल के गवर्नर जनरल में से एक थे। और भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ करने केवल यूरोपियों को ही अधिकारी के रूप में क्या है, चुना जाता था। प्रारंभ में जो सिविल सेवा अगर भारत की करनी है किसी को, तो क्या है, यूरोपीय लोगों को पहले चुना जाता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या है, भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया गया। कंपनी के शासनकाल में केवल सिविल सेवाओं में क्या है, सिविल सेवकों को क्या है, चयन होता था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या है, इन सेवाओं को प्रारंभ किया गया और प्रारंभ में क्या है, केवल यूरोपीय लोगों को ही क्या है अधिकारी के रूप में चुना जाता था, भारत के लोग इसमें नहीं चुने जाते थे। आगे चलते हैं 1854 में, 1845 में क्या होता है, मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है और कमेटी था द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस। एक मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है और इस कमेटी ने सुझाव क्या दिया, इसने सुझाव दिया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत में किस कमेटी ने यह कहा कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए? तो 1854 में बनी मैकाले की अध्यक्षता में द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, इसने कहा था। वैसे भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो कि क्या है भारत में सिविल सेवाओं को लाए थे। लेकिन 1854 में कमेटी बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1854 तक भारत में सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से क्या है नियुक्ति नहीं होती थी। जो भी भारत में सिविल सेवा करने आता था 1854 से पहले, उसका एक चयन होता था। हैलीवेरी कॉलेज था ब्रिटेन में, वहां की चयन समिति थी, वो करती थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है उसका चुनाव करते थे। 1854 में मैकाले ने यह सुझाव दिया कि भैया सिविल सेवकों की नियुक्ति एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए और इसी समिति की सिफारिश पर क्या है भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता यानी कि पहली प्रतियोगी परीक्षा 16 जुलाई 1854 में लंदन में हुई। तो प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ तो हुई इंडियन सिविल सर्विस के लिए, लेकिन कहां पर, इंग्लैंड में, और कहां, लंदन में सबसे पहले हुई। ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इस समय प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु जो थी उस समय क्या थी, 18 वर्ष कम से कम होगी और 23 वर्ष अधिकतम, यानी कि 18 से 23 वर्ष तक के व्यक्ति ही क्या है इस सिविल सेवा की प्रतियोगिता को दे सकते थे। अब आप ये कह सकते हैं कि 1855 से पहले जो भी भारत में अधिकारी बन के आते थे इंग्लैंड से, वो सभी चयन के माध्यम से आते थे, कोई प्रतियोगी परीक्षाएं वो पास नहीं करते थे। तो आप सोचिए जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना भ्रष्टाचार हो सकता है तो चयन वाली पद्धति में तो बहुत भ्रष्टाचार होगा। तो वो लोग चयन करके अपने आप को सिविल सेवक बना के आएंगे और भारत में आएंगे तो फिर क्या लूटेंगे, तो सही, वो भी अपनी सारी खर्चा निकालेंगे। तो उस तरीके से जो अधिकारी चयन करके आते थे 1855 तक और 16 जुलाई 1855 के बाद भारत की जो सिविल सेवाएं थी, लोक सेवाएं थी, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा हुई। लेकिन कहां पर, लंदन में। अभी इंडिया में परीक्षा नहीं हो रही है, सिविल सेवा भारत की है, भारत में लोगों को काम करना है, लेकिन इसकी परीक्षा हो रही है लंदन में। 1855 में ये परीक्षा होती है। इस प्रकार पहली बार भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा 1855 में लंदन में आयोजित की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से कई बार पूछा गया है और यहां से आपको पूछ लिया जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला 1860 में क्या होता है। जब 1855 की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 23 वर्ष क्या है निर्धारित की गई थी। 1860 में इस आयु में परिवर्तन किया गया और अधिकतम और न्यूनतम आयु में परिवर्तन करके क्या है 18 से 23 वर्ष कर दिया गया, 18 से 22 वर्ष कर दिया गया, यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 22 वर्ष। ये अपने आप में बड़ा चेंज था कि भारत में जो प्रारंभ हुई परीक्षा थी 1855 में, उसमें 18 और 23 वर्ष थी। 1860 यानी 5 वर्ष बाद ही 18 और 22 वर्ष इसको कर दिया गया। 66 में एक और बदलाव किया गया। 66 में क्या किया गया, जो 18 वर्ष न्यूनतम आयु थी इसको घटाकर 17 कर दिया गया। इसका मतलब अब 17 से 22 वर्ष तक के बच्चे ही क्या है भारत की सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा दे सकते थे और ये प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी।
इस सिविल सेवा की परीक्षा में जो प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में क्या है, एक आंदोलन चालू हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये कई बार पूछा भी गया है कि सिविल सेवाओं में आयु को घटाने संबंधी जो आंदोलन 1866 के दशक में था, तो 1866 में था, तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समझ में आया आपको? तो भारत में सिविल सेवाओं की प्रारंभ कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा हुआ। तो 1860 में ये परीक्षाएं ऐसे होती, 1866 में क्या है 17 और 22 कर दिया गया। जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 1886 में 20 साल बाद आंदोलन को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बनाई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आईएएस ने कई बार यहां से पूछा है क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक एचिसन आयोग बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल में गठित एचिसन आयोग क्या था, तो यह सिविल सेवाओं में सुधार पे बना क्या है, एक आयोग था। और इस आयोग के 2 कार्य निर्धारित किए गए। भैया तुम्हें 2 काम करने हैं कि भारत में सिविल सेवाओं की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या हो, इसको बढ़ाया जाए या नहीं, ये बताइए पहले तो, क्योंकि इसी के विरोध में आंदोलन चल रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसका क्या है, नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में विरोध हो रहा है क्योंकि हमने 1866 में न्यूनतम आयु 17 कर दी है और अधिकतम आयु 22 कर रखी है, जिसके विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन किया है। और 1886 लगभग 20 साल बाद लॉर्ड डफरिन को लगा कि एक सिविल सेवा से संबंधित आयोग की स्थापना जरूरी है। एचिसन आयोग बनाया और उसको 2 काम दिए। पहला काम तो यही था कि भारत में सिविल सेवाओं में न्यूनतम और अधिकतम आयु को बढ़ाया जाए या नहीं, तो इसके बारे में क्या है, सुझाव देना था। किसको, एचिसन आयोग को। यहां से क्वेश्चन पूछा गया एचिसन आयोग से बहुत बार, इसलिए ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अगला, परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ कराई जाए या नहीं। तो पहली बार एचिसन आयोग को ये कार्य दिए गए कि भैया 2 कार्यों पे क्या है, हमें सुझाव दीजिए। इसने क्या सुझाव दिए, इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में एक साथ इंग्लैंड और भारत में परीक्षा करने का विरोध किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस आयोग ने ये विरोध किया था कि सिविल सेवा, जो भारत की सिविल सेवा है, उनकी परीक्षा लंदन और भारत दोनों में एक साथ ना कराई जाए, तो इसका ये एचिसन आयोग ने। किंतु परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु को कहा कि ये 22 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए, ये इसके सुझाव थे। यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों बहुत बार पूछा गया है और आएगा भी, और ये एक अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है। इसलिए एचिसन आयोग ने सिफारिशें 2 दी। पहली तो इंग्लैंड और भारत में परीक्षाएं नहीं कराई जाए, दूसरा अधिकतम आयु जो है 23 वर्ष कर दी जाए, जो 22 चल रही थी, यानी 17 से 22 चल रही थी। तो ये 2 इसकी सिफारिशें थीं। इस आयोग के फलस्वरूप 1892 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, कई इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। 1892 तक भारतीय सिविल सेवा में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु क्या है, 23 वर्ष क्या है, निर्धारित की गई। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि कितनी, अधिकतम आयु 23 वर्ष, न्यूनतम आयु। तो इस आयोग की एक सफल बात जो सुझाव था वो ये था, और एक असफल जो इसने कहा कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा नहीं करानी चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है कि किस आयोग ने ये कहा था कि भारत में परीक्षा एक साथ, यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो एचिसन आयोग ने। किसी ने ये सुझाव भी दिया होगा कि एक साथ होनी चाहिए, तो वो आगे हम पढ़ते हैं। तो 1892 तक का ये इतिहास जो है सिविल सेवाओं का भारत में रहा है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में है वर्जन है, जिसको दिक्कत आ रही है वो देख लीजिए कि 2 फंक्शंस बताए गए एचिसन आयोग के, और ये आयोग जो है फॉर्म किया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। और पहला तो यही था कि आयु न्यूनतम और मैक्सिमम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए,
और एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट होना चाहिए इंडिया और इंग्लैंड में या नहीं। इस आयोग ने सिफारिश दी कि भैया इंडिया और इंग्लैंड में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आयु जो है अधिकतम बढ़ाकर 23 साल कर दी जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 1912 में लॉर्ड इलिंगटन आयोग, लॉर्ड इस्लिंगटन आयोग कहेंगे इसको, लॉर्ड इस्लिंगटन आयोग, ये भी पूछा जाता है, ये भी सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित है। लॉर्ड इस्लिंगटन आयोग की नियुक्ति की गई और इसने अपनी रिपोर्ट दी कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ होनी चाहिए। आया ना समझ में? तो भैया ये भी पूछ लेगा कि किस आयोग ने, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि भैया लॉर्ड इस्लिंगटन आयोग ने ये सिफारिश की थी कि भारत में जो इंडियन सिविल सर्विस है, भारतीय सिविल सेवा है, उसकी परीक्षाएं लंदन और इंग्लैंड दोनों में क्या है, एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, जो इसकी सिफारिशें थी, 1912 में जो आयोग की नियुक्ति गई थी इसने सिफारिशें दी। उसके बाद जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसको मॉन्टेस्क्यू, यहाँ मॉन्टेस्क्यू आ गया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में यह निर्णय लिया गया, यह डिसीजन किया गया कि सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कराई जाएगी। भारतीय सिविल सेवा में 1/3 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया 1/3 किसका, इंडियंस का, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है कि किस शासन अधिनियम में पहली बार ये प्रावधान था कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षाएं कराई जाएं। दूसरा प्रावधान था कि 1/3 सदस्यों को, भारतीयों को उसमें क्या है, नियुक्त किया जाए। तो भारत शासन अधिनियम जो आया उसने भी ये स्वीकार किया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा कराई जाए। उससे पहले 1912 में लॉर्ड इस्लिंगटन आयोग ने क्या है, ये सिफारिश की थी कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा होनी चाहिए। तो 1919 के अधिनियम में ये बातें तो लिख दी, लेकिन वास्तविक धरातल पर कितनी बार यानी कब आई, ये हमें देखना है। चलिए तो आगे चलते हैं। इस अधिनियम के आधार पर ही, मतलब जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसी अधिनियम के आधार पर ही भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, 1922 में कराई गई। बहुत महत्वपूर्ण। 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने सुझाव दिया, 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि एक साथ कराई जाएं, और 1922 में ये परीक्षाएं एक साथ लंदन में और इलाहाबाद में कराई गई। तो कितना यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस अधिनियम के आधार पर ही क्या है, 1922 में लंदन और इलाहाबाद में एक साथ परीक्षाएं आयोजित की गई। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिविल सेवाओं को एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया। तो भारत में जो सिविल सेवाओं का ये स्थिति थी वो 1922 तक आते आते कैसी चेंज हुई है, ये आपको पता चला। इस तरीके से हम कह सकते हैं 1855 से और 1921 तक सिविल सेवाएं केवल और केवल कहाँ, लंदन में आयोजित की जाती थी। और 1855 से पहले की जितने भी सिविल सेवक आते थे वो केवल एक चयन समिति के माध्यम से आते थे। तो भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास समझ में आया। 1855 से पहले का, 1855 से 1921 तक और 1921 से आगे का। तो 1855 से पहले जितने भी सिविल सेवक आते थे वो एक चयन के माध्यम से आते थे। 1855 में फिर क्या है, प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी। 1855 से 1921 तक प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी, लेकिन वो लंदन में ही होती थी।
1921 के बाद यानी कि 1922 में पहली बार लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई। तो इस तरीके से परीक्षाएं क्या है भारत में भी साथ में होने लगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस और आईएएस में। आशा कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब एक कमीशन और बनता है जिसका नाम है ली कमीशन, ली आयोग। ये क्या कहते हैं? ली कमीशन के सुझाव पर ही इन्होंने सुझाव क्या दिया कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में सिविल सेवाओं को नियुक्त करने के लिए एक आयोग होना चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए, और वो कमीशन लोक सेवा आयोग होना चाहिए। उसकी इन्होंने क्या है वकालत की, यानी कि उनकी सिफारिश की। इन्हीं की सिफारिश पर 1926 में, बहुत महत्वपूर्ण सन है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या है भारत में स्थापना की गई, जिसके एक सदस्य तथा 4 अन्य सदस्य थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना 1926 में, जिसमें एक सदस्य तथा 4 अन्य सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष थे, ये पूछा जा सकता है, भारत का पहला सिविल सेवा आयोग जिसे हम केंद्रीय सिविल सेवा आयोग कहते हैं, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोज बारकर थे। रोजर बारकर कहिए या रोज बारकर थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो समझ में आया कि ली कमीशन के आधार पर ही क्या एक आयोग बनाने की बात की गई, एक कमीशन बनाया जाए जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराए और वही क्या है रिकमेंडेशन दे कि इन व्यक्तियों को सिविल सेवक बनाया जाना चाहिए। तो भारत में 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ली आयोग यानी ली कमीशन ने सिफारिश की कि 20% भारतीयों को प्रांतीय बलों से पदोन्नत किया जाना चाहिए और 40% भविष्य में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश होने चाहिए और 40% भारतीय जो है सीधी भर्ती से लिए जाने चाहिए। इनका मेनली काम ये था, इन्होंने ये कहा, एक बात समझिए, इन्होंने कहा कि भैया देखिए, ली आयोग ने कहा कि देखिए 40% जो है भारत के लोग हों जो सीधी भर्ती से हों, यानी कि जो डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षा से आए, ठीक। 40% ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश लोग होने चाहिए, जो ब्रिटिश लोग हों वो भी प्रतियोगी परीक्षा से आए। और इस आयोग ने महत्वपूर्ण एक सिफारिश ये की कि 20% का होना चाहिए प्रमोशन, और ये प्रमोशन होना चाहिए प्रांतीय सेवाओं से, यानी कि जो भारत की प्रांतीय सेवाओं में लोग काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन करके 20 लोगों को क्या है केंद्र में, यानी कि केंद्रीय सेवा जो होगी उसमें क्या है शामिल करना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं के नाम अलग अलग थे, भारतीय सिविल सेवा, इंपीरियल सिविल सेवा, पुलिस सेवा, ऐसे कई नाम थे। तो ये केंद्रीय सेवाओं में ऐसे लोग आने चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है आपसे, देखिए आईएएस या पीसीएस में बहुत जल्दी पूछा जाएगा। ली आयोग ने जो ब्रिटिश काल में सिफारिश की थी सिविल सेवकों के लिए, उसकी सिफारिशें क्या थी? तो ये 40% भारत के लोग जो सीधी भर्ती से आए, 40% ब्रिटिश लोग होने चाहिए जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीधी भर्ती से वो भी आए, और 20% जो लोग हों वो प्रांतीय सेवाओं के क्या है प्रमोशन से होने चाहिए। तो यही मैं समझा रहा था आपको। तो ली आयोग ने ये सिफारिश कर दी कि 20% भारतीय प्रांतीय बलों से क्या है प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ये प्रमोशन की भी बात क्या है ली आयोग करता था। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में है, इसको आप देख लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण था कि 20% जो इंडियंस हैं प्रमोटेड होने चाहिए। उसके अलावा जो कहाँ से प्रोविंशियल जो फोर्सेस हैं, प्रांतीय सेवा में जो प्रोविंशियल फोर्सेस सेवाओं में हैं उन लोगों को क्या है लेना चाहिए।
40% फ्यूचर एंटर्स होने चाहिए जो ब्रिटिश के हों, भविष्य के लिए क्या है ध्यान रखा जाए उनका, और 40% इंडियंस होने चाहिए डायरेक्टली हों। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला जो कमीशन था वो 1 अक्टूबर 1926 को क्या है एस्टेब्लिश्ड होता है। सर रोज बारकर क्या है इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन सा, जिसका नाम दिया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवाएं 3 प्रकार की थी। जब केंद्रीय सेवाएं जिन पर नियंत्रण केंद्र का होता था और इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था। ठीक है, नियुक्ति गवर्नर जनरल कर रहा है, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्या है वो परीक्षा के माध्यम से आ रहे हैं। तो ब्रिटिश काल में 3 तरह की सेवाएं थी। तो केंद्रीय सेवाएं, इंपीरियल सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, राजशाही सेवाएं भी कहते हैं इनको। इंपीरियल सेवाएं, इनकी नियुक्ति भारत मंत्री करता था। भारत मंत्री कौन था भैया, भारत मंत्री कौन था? तो आपने 1858 का एक्ट पढ़ा हो, उसमें क्या है एक भारत मंत्री बनाया गया था। वो भारत मंत्री कहाँ बैठता था? ब्रिटेन के लंदन में बैठता था। वो क्या है नियुक्ति करता था। यही सेवाएं आगे चलकर अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में क्या है विकसित हुई भारत में। भारत की जो अखिल भारतीय हुए ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में कौन सी विकसित हुई? इंपीरियल सेवाएं। ये केंद्रीय सेवाएं थी। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तीसरे प्रकार की सेवाएं प्रांतीय सेवाएं थी, जो प्रांत की आवश्यकता के अनुसार उनका नामकरण किया गया। तो ये देखिए, जैसे जो ब्रिटिश काल था इसको देखो, इसमें 3 तरह की सेवाएं थी। केंद्रीय सेवाएं, फिर थी इंपीरियल सेवाएं और राज्य की सेवाएं। ठीक है, ये ब्रिटिश काल में थी। अब आज का जो भारत है यानी कि इंडिया है, यहां नीचे लिखना अच्छा नहीं है, हम साथ में ही लिखेंगे। जो भारत है उसमें भी आज 3 तरह की सेवाएं, आज जो प्रेजेंट है उसमें क्या है चलती हैं। केंद्र की सेवाएं जिन्हें हम केंद्रीय सेवा कहते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय सेवाएं, ये पहले पे ही आती हैं वैसे, अखिल भारतीय सेवाएं। जो इंपीरियल सेवाएं थी यही कन्वर्ट होके क्या बनी? अखिल भारतीय सेवाएं। और राज्य सेवाएं आज भी भारत में हैं, तो प्रांतीय सेवाएं इनको कहते हैं हम, राज्य सेवाएं कह लीजिए। अब देखो, जो केंद्रीय सेवाएं जिसमें देखिए इंडियन पोस्टल सर्विस, ये आईपीएस वो नहीं है इंडियन पुलिस सर्विस वाला, इंडियन पोस्टल सर्विस। ठीक है, इंडियन स्टैटिक सर्विस होती है, एक स्टैटिक सर्विस होती है। बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो केंद्र सरकार की होती हैं, है ना। पोस्ट के संदर्भ में है, इनकम टैक्स में भी होती है, कोस्ट गार्ड के लिए भी होती है, सांख्यिकी सेवाएं होती हैं, स्टैटिक सेवाएं होती हैं। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं वो 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस, यहाँ इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ना ये। और राज्य स्तरीय सेवाएं तो आपको पता ही है, पीसीएस में जो भी पोस्ट होती हैं, जैसे एसडीएम, डीवाईएसपी, और बहुत सारी पोस्टें होती हैं जिसमें कई लोग आते हैं। ठीक है, तो ये भारत में स्ट्रक्चर बना सेवाओं का। ये ब्रिटिश काल में सेवाएं चल रही थी। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो प्रांतीय 3 तरह की सेवाएं क्या है ब्रिटिश काल में चल रही थी। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया, जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो बड़े अच्छे से एक एक सेशन को देख रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो दोबारा से क्या है रीबैक करके देख ले, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में सिविल सेवक कौन होते हैं, सिविल सेवाएं क्या होती हैं,
और सिविल सेवा आयोग क्या होता है, ये 3 चीजें आपको समझना होगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको मैं सिविल सेवा आयोग कह रहा था, जिसको आज हम यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उस समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहलाता था, उसका नाम बदलकर कर दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग। अभी संघ लोक सेवा आयोग नहीं हुआ है, 1935 में अब ये कर दिया गया फेडरल कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी। तो संघीय लोक सेवा आयोग नाम कब किया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, तो ये पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आप कहेंगे ये फैक्ट कहाँ से आ रहा है, तो फैक्ट भी एक अच्छे फैक्ट आपको तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी याद कर लिया, बहुत सारे फैक्ट हैं, पेपर में आएगा जो महत्वपूर्ण वो आप छोड़ के आ जाएंगे। तो 1935 के अधिनियम में केंद्रीय सेवा आयोग जो था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उसको संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में क्या है, कन्वर्ट कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 आया, भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के साथ साथ भारत ने संविधान को अपनाया और संविधान को अपनाने के साथ संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहे थे, नाम बदलकर संघ, देखिए यहाँ संघ हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कर दिया गया। तो यूपीएससी वास्तविक रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या है, आता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को क्या है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। देखिए 3 चीजें और कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल। एक होता है सिविल सेवा, सिविल को आप लोक सेवा भी कह सकते हैं, क्या है, लोक सेवा। एक होता है लोक सेवक, जिसको सिविल सेवक भी कहेंगे आप, सिविल सर्वेंट। एक होता है लोक सेवा आयोग, जो भारत में है क्या, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए अब होता क्या है, सिविल सेवाएं नौकरी का नाम है, नौकरी का नाम है। जैसे आईएएस हूं मैं, आईपीएस हूं मैं, ठीक है ना, या फिर क्या आईएफएस हूं मैं, या इंडियन पोस्टल सर्विस में हूं मैं, या आईआरएस हूं मैं, ठीक है। सिविल सेवक वो व्यक्ति हैं जो आईएएस बने हैं या आईपीएस बने हैं, जो व्यक्ति हैं जो ये बने हैं, उनको सिविल सेवक कहते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग क्या है, सिविल सेवकों की, सेवक की क्या है, नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है, समझ में आया। तो ये जो है नौकरी का नाम है सिविल, ये वो लोग हैं जो नियुक्ति करते हैं। इन्हीं को क्या है, हम क्या कहते हैं कि मैं जो है लोक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, लोक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, मतलब लोक सेवक बनना चाह रहा हूं। लोक सेवा की तैयारी करनी है तो आपको यूपीएससी के द्वारा लिया गया आईएएस पीसीएस, जिसको आम भाषा में हम नाम कहते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा, उसको आपको क्या है, क्रैक करना होता है तब। तो इस तरीके से आप तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब जो लोक सेवक होते हैं उनके कुछ क्या है, दायित्व होते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग है, इसके कुछ सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इनकी भी क्या है नियुक्ति, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं, अभी हम क्या है सिविल सेवकों को देख रहे थे। तो भारतीय सिविल सेवा, जिसको इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस कहते थे, तब ब्रिटेन के समय के लिए भारतीय सफलता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय
सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये आपको याद होगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो 1864। इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने पढ़ा था कि सर 1855 में पहली बार लंदन में क्या है, सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा हुई, लेकिन 1864 में जाकर पहला व्यक्ति जो भारतीय था वो क्या है, सफल हो पाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो 1864 में इन्होंने सफलता प्राप्त की। इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस जो ब्रिटिश काल में सेवा थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या किया गया, इंडियन सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सेवा कर दिया गया। तो जो आईएएस वर्तमान में हम होता है वो इंडियन सिविल सर्विस का ही क्या है, वल्लभ भाई पटेल द्वारा चेंज किया गया नाम है, जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस करने का इन्होंने सुझाव दिया था और इसको कर भी दिया गया था। तो इस तरीके से आईएएस की उत्पत्ति जो है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस से ही होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहली बार यानी कि आईएएस के रूप में नियुक्ति होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में की गई थी। अब आपसे पूछा जाए इसकी परीक्षा किसने ली होगी, तो इसकी परीक्षा जो है यूपीएससी ने नहीं ली थी, क्योंकि यूपीएससी तो 1950 में बना था। इससे पहले था क्या, एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसने ली होगी क्योंकि ये 1935 में बन गया था। समझ में आया? तो क्वेश्चंस का लेवल कैसे चेंज होगा ये आपको समझना होगा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहली बार भर्ती जुलाई 1947 में होती है। यह भर्ती एफपीएससी के द्वारा की जाती है और इसी में क्या है, आईएएस की भर्ती होती है, जिसको हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। चलिए आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भारत में जो लोक सेवाएं हैं, जिनकी नौकरियों की मैं बात कर रहा था, वो 3 प्रकार की हैं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य स्तरीय सेवाएं। अभी मैंने आपको बताई थी, इनको फिर दोबारा से हम बताएंगे आपको, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। तो भारत की जो सेवाएं हैं, भारत में जो लोक सेवाएं हैं वो 3 हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, क्या, अखिल भारतीय सेवाएं, और जिसमें 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस है। उसके बाद केंद्रीय सेवाएं होती हैं। केंद्रीय सेवा में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेन सर्विस है ना, विदेशी सेवा जिसको कहते हैं, राजदूत वगैरह जो बनते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस, पोस्ट जो हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है उसके जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है उसका बड़ा अधिकारी इंडियन पोस्टल सर्विस से आता है। इसके आईआरएस, इंडियन रेलवे, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू, ये सेवाएं क्या हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं। इनमें क्या अंतर है भैया, देखिए, इनकी नियुक्ति जो है यूपीएससी करता है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद इन्हें राज्यों को सौंप दिया जाता है और राज्यों के अंतर्गत क्या है, ये कार्य करते हैं, ठीक। तो ये, लेकिन इनकी नियुक्ति भी यूपीएससी करता है, लेकिन इन्हें राज्यों को नहीं सौंपा जाता, ये केंद्र सरकार के लिए ही कार्य करते हैं, ये केंद्र सरकार के लिए ही कार्य करते हैं। इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, कई सारी सेवाएं, इंडियन स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन वाली भी सेवाएं हैं। तो इनको, और तीसरे प्रकार की सेवाएं हैं राज्य स्तरीय सेवाएं, राज्य स्तर पर होती हैं, जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी या
है ना, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस कमीशन करता है, और इसमें होते हैं एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीएसए, ठीक है ना। इसके बाद टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, और बहुत सारे होते हैं डीआईओएस। तो ये चीजें भी आपको क्या है, समाज कल्याण अधिकारी, ये तो इस तरीके से ये भारत में क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ये ध्यान रखिए कि ये संविधान में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, इसको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 312 में यदि राज्यसभा, आज अगर आपसे बात की जाए अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं, 3, अगर हमको इनसे ज़्यादा बनानी है तो कैसे बनेंगी, तो उसके लिए दिया गया है संविधान में, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना आवश्यक है, तो संसद क्या है, नई सेवाएं, यहां सांसद हो गया, नई सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 राज्यसभा को शक्ति देता है कि राज्यसभा एक संकल्प पारित करे, और संकल्प पारित करने के बाद संसद क्या है, फिर जो है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करे। अभी नई अखिल भारत, देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पुलिस, इंडियन फॉरेस्ट, एक इंडियन मेडिकल सर्विस IMS भी क्या है, प्रस्तावित है कि कोई एक इंडियन मेडिकल सर्विस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए यही प्रोसेस अपनाना होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत क्या है, होता है। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको कंट्रोल करने, उनसे संबंधित जितने भी रेगुलेशन के कार्य हैं वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के माध्यम से किए जाएंगे। तो इसको भी आपको देखना है। आगे चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ये कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। कब तक, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 और जब UPSC बना 1950, उस समय अखिल भारतीय सेवाएं 2 प्रकार की हुआ करती थी, IAS और IPS। फिर क्या हुआ, 1966 में भारतीय वन सेवा, जिसको फॉरेस्ट सर्विस हम कह रहे हैं, नाम की तीसरी अखिल भारतीय सेवा संसद द्वारा जोड़ी गई। तो क्या भारतीय वन सेवा संसद के द्वारा जोड़ दी गई। संसद को तो अधिकार नहीं था, ये अधिकार किसको था, राज्यसभा को। तो राज्यसभा को अधिकार है तो राज्यसभा ही क्या करेगी, संकल्प पारित करेगी और संसद से कहेगी कि भैया 3 अगली एक और अखिल भारतीय सेवा सृजित कर दीजिए। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IFOS और IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसको आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से की जाएगी, यानी कि UPSC से की जाएगी, आपको अभी बताया मैंने। और ये किन सरकार के मूल नियंत्रण में रहते हैं, देखिए ये यहाँ किन लगा, ये गलत है, ये केंद्र सरकार के क्या है, मूल नियंत्रण में रहते हैं तथा राज्यों में क्या है, अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये राज्यों को अपनी सेवाएं देते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में भी है, लेकिन ये राज्यों में क्या है, अपनी सेवाएं देते हैं, राज्य को अपनी सेवाएं देता है। इस प्रकार ये संघ और राज्य दोनों के लिए क्या है, संयुक्त सेवा प्रदान करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल में यह इंपीरियल सेवाएं ये हुआ करती थी। अब दूसरे प्रकार की सेवाएं भी देखते हैं, इंग्लिश में वर्जन है, देख लीजिए, बाद में भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 312 का सब क्लॉज 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल 2 ही प्रकार की भारत में अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया सर्विस दी गई थी। तीसरे प्रकार की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है,
ये 1966 में क्या है, जोड़ी गई। इसको आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। केंद्रीय सेवाएं या संघीय सेवाएं, ये दूसरे प्रकार की सेवाएं हैं। इन सेवाओं की भर्ती भी क्या है, यूपीएससी ही करता है, लेकिन ये पूर्णतः क्या है, केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं, पूर्णतः केंद्र के लिए ही काम करते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो भी केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, जो भी केंद्र सरकार के जो भी कार्य हैं, उनको करने के लिए क्या है, ये सेवाएं दी गई हैं। जैसे भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय ऑडिट सेवा, इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस, है ना। और उसके अलावा भारतीय रेल सेवा, इंडियन IRS, जिसको इंडियन रेलवे सर्विस। तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं, और भी सेवाएं आपको क्या है, मिल जाएंगी। स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन वाली भी सेवाएं होती हैं, आबकारी अधिकारियों वाली भी क्या है, सेवाएं होती हैं। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जो अभी हमने पहले पढ़ी, इनके सदस्यों की नियुक्ति, देखिए संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता है। भर्ती प्रक्रिया करने के बाद रिकमेंडेशन कर देता है, अपनी सिफारिशें कर देता है कि इतने लोग योग्य हैं, ये सिविल सेवा में जा सकते हैं। नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसलिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लोक सेवक जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर। तथा उनकी सेवा शर्तें, यहां देखिए सेवा शर्तें और अन्य भत्ते संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिविल सेवकों की नियुक्ति को है राष्ट्रपति करते हैं, सिविल सेवकों की क्या सेवा शर्तें होंगी, उनके भत्ते क्या होंगे, उनकी पेंशन क्या होगी, इसके बारे में जो है संसद जो विधि बनाएगी उसके अनुसार कार्य करना होता है। तो आया समझ में आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो सेंट्रल फेडरल सर्विस क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये कई सर्विस होती हैं जो केंद्र स्तर पर होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, इनको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय सेवाएं जो राज्यों में होती हैं, जिसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं हम, स्टेट PCS भी कह देते हैं कई बार। ये लोक सेवाएं प्रत्येक राज्य के लिए सेवाएं होती हैं, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा क्या है, इनकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश की, UP PSC, MP PSC, RPSC। तो ये उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस, मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस, राजस्थान प्रोविंशियल सर्विस, ये सारी क्या है, ये आयोग हैं, इनके द्वारा भर्ती की जाती है। जिसमें क्या है, SDM, SP, RAS, जो राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, MP में भी PCS, MP PCS कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं, प्रत्येक राज्य का अपना आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो काम करता है। तो अनुच्छेद 309 क्या कहता है कि इनकी सेवा शर्तें राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन होंगी। तो अभी दो चीजें देखो, सेवक जो सिविल सेवक थे उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर रहा है, या तो संसद कर रही है अगर वो केंद्र वाले हैं तो, और राज्य वाले हैं तो राज्य विधान मंडल कर रहा है, ठीक। और नियुक्ति की बात करी जाए, नियुक्ति हो रही है या तो राष्ट्रपति कर रहे हैं अगर वो राज्य वाले हैं तो, सॉरी वो केंद्र वाले हैं तो, राज्य वाले हैं तो राज्यपाल करेंगे, ठीक। और इनकी भर्ती जो होगी वो भर्ती प्रक्रिया क्या है, UPSC कर रहा है या फिर स्टेट का जो PCS है या स्टेट PSC जो है वो कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई तीनों। अब देखो राज्य स्तरीय सेवाएं क्या होती हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा जिसको SDM कहा जाता है, अधिकतर RAS कहा जाता है, ठीक है। राज्य पुलिस सेवा जो डिप्टी SP होते हैं, राज्य ऑडिट सेवाएं होती हैं, अकाउंट सेवाएं होती हैं जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं,
राज्य की कर सेवाएं होती हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स के असेसमेंट ऑफिसर होते हैं, राज्य की कारागार सेवाएं होती हैं जिनमें क्या है, जो राज्य के जेलर होते हैं, डिप्टी जेलर होते हैं, उनको क्या है इसमें लिया जाता है। उसके अलावा और सेवाएं भी हैं, जैसे बीएसए की बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस की है, डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी सेवाएं राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती की जाती है और उनको शामिल किया गया है। तो राज्य विधानमंडल क्या है, इनकी भर्ती प्रक्रिया संबंधी क्या है, सेवा शर्तें निर्धारित करेगा। आगे चलते हैं। लोक सेवाओं की पदावधि, जो लोक सेवक बन जाता है, यानी कि जो आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी या अन्य पदों पर कोई बन जाता है, तो उसकी अवधि कितने वर्ष तक वो क्या है कार्य करेगा, कितनी पदावधि होगी। भारत में लोक सेवक अनुच्छेद 310 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग तथा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। वैसे ही राज्य वाले क्या हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जैसे हम लोग स्टेट पीसीएस से हैं तो क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल महोदय जब चाहे जब हमें हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के भी क्या है, संविधान में कुछ प्रावधान दिए हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हटा, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो हैं जितने भी होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोक सेवा आयोग के, देखिए यहाँ पर यूपीएससी है, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, जो भर्ती को करवाते हैं, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो ना तो राष्ट्रपति के और ना ही राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो कमीशन के सदस्य होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, इनके जितने भी कमीशन के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के पद के, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं। हाँ, लोक सेवक जितने भी होंगे, जो आईएएस पीसीएस वाली सेवा जो कर रहे होंगे, वो सब क्या हैं, राष्ट्रपति के लिए अगर वो केंद्र में है तो, और राज्य में है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या है, पद धारण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 311 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया अगर आप राष्ट्रपति के पद के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे हैं, आप राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे हैं, तो आपको कुछ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, आप अच्छा कार्य कर पाएं। तो अनुच्छेद 311 क्या है, लोक सेवकों को, जो आईएएस पीसीएस या जो सेवाएं करते हैं, उनको संवैधानिक संरक्षण देता है। क्या कहता है, अनुच्छेद 311 के अनुसार संघ तथा राज्य सिविल सेवा के सदस्यों को 2 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया। पहला, लोक सेवक की नियुक्ति किस प्राधिकारी के द्वारा की गई है, उससे निम्न किसी प्राधिकारी के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। जैसे मान लीजिए जिस प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गई है, उससे छोटी पोस्ट का प्राधिकारी उसे नहीं हटा सकता। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के लिए तो राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल से कम का व्यक्ति क्या है, नहीं हटा पाएगा। इसका मतलब या तो राज्यपाल महोदय हटाएंगे या फिर उनसे ऊपर कोई होता ही नहीं है राज्य में, ठीक है। उसी तरीके से अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है नियुक्ति, तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे और कोई उनको नहीं हटा सकता। इस प्रकार ना तो प्रधानमंत्री, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही जो है और जो मंत्री होते हैं वो क्या है, आपको नहीं हटा सकते। तो पहला संरक्षण यही दिया गया है कि लोक सेवक की जो नियुक्ति जिस प्राधिकारी के द्वारा की गई है, उससे निम्न रैंक का कोई भी प्राधिकारी उसे नहीं हटाएगा पद से। दूसरा, किसी लोक सेवक को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक यह सुनिश्चित ना किया लिया गया हो कि उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप, यहाँ आप लिखा है आरोप, सही हैं और लोक सेवक को अवगत करा दिया गया है। मतलब यहाँ ये कहने का है कि कोई भी लोक सेवक को, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा कि जो उसके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हों और उन आरोपों की सूचना क्या है उसको दे गई हो, तभी उसको हटाया जाएगा और उसे पर्याप्त सुनवाई का क्या है,
अवसर दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संरक्षण है। कई बार कहा जाता है कि ये लोक सेवकों को एक एक्स्ट्रा संरक्षण देता है, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन कार्य करने के लिए उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये संरक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए संविधानविदों ने क्या है, ये संरक्षण उनको प्रदान किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोक सेवा आयोग। जो यूपीएससी है या फिर स्टेट के पीएससी हैं, उनमें क्या क्या होता है, उनके सदस्य कैसे आते हैं, और वो सदस्य सब मिलके एक आयोग बनाते हैं। और आयोग क्या है, परीक्षा लेता है। परीक्षा के माध्यम से लोक सेवकों की नियुक्ति होती है और लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब पढ़ेंगे हम लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 315 से 323। और अभी हम जो 310 से 312 तक जो हम देख रहे थे, वो लोक सेवकों के संबंध में थे, जो आईएएस पीसीएस होते हैं। अब लोक सेवा के जो है, यानी कि लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, वो कैसे काम करता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, अनुच्छेद 315 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि एक आयोग बनाया जाएगा, एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसमें कुछ सदस्य रखे जाएंगे। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग बनेगा, जिसको हम यूपीएससी कहेंगे। राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बनेगा, जिसको हम स्टेट पीएससी कह सकते हैं, या फिर यूपी का है तो यूपी पीएससी कहते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 315 में खुद ही कहा गया है कि भैया संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की क्या है, आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 315 ये संविधान का कहता है। ठीक है, देखिए तब तक अगर किसी को कोई और दिक्कत हो तो बताइए यहां तक समझने में। चलिए चलते हैं आगे। यदि अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई आयोग बनाना हो तो क्या होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें, यदि 2 राज्य चाहते हैं, ऐसा क्यों चाहेंगे वो, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो प्रशासनिक व्यय को कम करना है, दूसरा हर साल नियुक्ति नहीं कराते। जैसे पंजाब का राज्य लोक सेवा आयोग है, हरियाणा का राज्य लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है, ये नियुक्तियां रेगुलर नहीं कराते और इनको बना के रखेंगे तो प्रशासनिक व्यय होता है। तो कई बार क्या चाहते हैं, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य क्या है, संसद को कहते हैं, किसको, संसद को, उनके लिए विधि बना दे और विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की क्या है, स्थापना करे। तो यहां आपको ध्यान रखना है, वैसे तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य विधानमंडल बनाएगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना होगा तो वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद, संसद बनाएगी। उनके लिए क्या है, विधि बनाकर प्रावधान कर सकती है। इसके लिए ये आवश्यक है कि राज्य की विधानमंडल के द्वारा ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। दोनों राज्यों के विधानमंडल ये प्रस्ताव पास करके संसद को भेज दें और संसद से कह दें भैया कि हमारे लिए संयुक्त क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग बना दीजिए। और क्या स्थिति हो सकती है, मान लीजिए कोई राज्य के साथ नहीं जुड़ना चाहता, हम तो यूपीएससी के साथ जुड़ना चाहेंगे, केंद्र वाले के। यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह अनुरोध किया जाए कि वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यूपीएससी से क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या है, राज्य के लिए कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अगर राज्यपाल ये चाहता है कि हम किसी राज्य के साथ नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं केंद्र का जो यूपीएससी बना है वही हमारे लिए काम कर दे, तो उसके लिए राज्यपाल को पहले तो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी होगी, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से क्या है, रिक्वेस्ट करनी होगी, तब जाके अगर चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग उसके लिए कार्य कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो ये चीज़ें आपने देखी कि 315 के अनुसार संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, अगर राज्यपाल चाहें तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से भी राज्य का कार्य करवा सकते हैं।
तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये आयोग करता है। चलिए, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपने देखा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व कर्मचारियों की संख्या, कितने सदस्य होंगे, संख्या क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, सिविल सेवकों की संख्या क्या होगी, सिविल सेवकों के भत्ते क्या होंगे, वो संसद निर्धारित करती है। सिविल सेवक यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ISPCS चुने जाते हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के वे सदस्य जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, आयोग के सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों की, कर्मचारियों की संख्या, सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की और उनके कर्मचारियों की संख्या कौन निर्धारित करेगा। तो अगर पूछा जाए तो आपसे कहेंगे राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए, देखिए यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त दोनों के लिए राष्ट्रपति कर रहे हैं। अगर हम कहें कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की संख्या, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो भैया ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो राज्य के लिए राज्यपाल और केंद्र और संयुक्त के लिए राष्ट्रपति, इनका ध्यान रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 318 में ये कहा गया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी पद की अवधि क्या होगी। अनुच्छेद 316 क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्य लोक सेवा आयोग हुआ तो वही अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो संघ का हो चाहे वो संयुक्त हो, उसके सदस्य और अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, नियुक्त किए जाएंगे। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे का मतलब क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो फिर मंत्री परिषद यहाँ पर पीछे आ जाएगी, वो जिसको कहेगी उसे नियुक्त करा देगी। वैसे ही राज्य में क्या है, राज्यपाल भी क्या है, मंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होगी, उसकी सलाह पर कार्य करता है, तो वहां पर भी ये कार्य किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी या फिर राज्यों के लिए तो राज्यपाल द्वारा, लेकिन हटाने का अधिकार इन दोनों को नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के हों चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के हों, दोनों को हटाने का अधिकार ना तो राष्ट्रपति को है ना ही राज्यपाल को। ये अधिकार क्या है, ये उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जिस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इनकी जांच होगी, जांच के बाद क्या एक कमेटी बनेगी, वो जांच को देखेगी, तब इनको हटाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल लोक सेवा आयोग के लगभग आधे से अधिक सदस्य जो होंगे, ऐसी नियुक्ति करेगा जो या तो भारत सरकार के अंदर हो या फिर राज्य सरकार के अंदर क्या है, कम से कम 10 वर्ष कार्य करे हों। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनमें से आधे से अधिक ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्होंने या तो राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक क्या है, कार्य किया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात अगर की जाए और उसके सदस्यों की बात की जाए तो वो अपने पद की ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक, ये ध्यान रखना, 6 वर्ष और किसी का भी था। CAG जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था कि ये भी 6 वर्ष तक, तो अपने पद से ग्रहण करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की, UPSC के, वो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले होगा वो कार्य वहां तक करेंगे। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे
या संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो 6 वर्ष तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर 62 वर्ष दिया है। या तो 6 वर्ष उनका पहले पूरा हो जाए या 62 वर्ष जो भी पूरा हो जाए तब तक क्या है अपना पद धारण करते हैं। तो ये समझ में आया, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं? अभी हमने नियुक्ति देखी, नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा हो रही थी, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ पर सारे जितने भी आयोग हैं उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। 317 में क्या लिखा है? 317 में लिखा है कि 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी तीनों के जो अध्यक्ष होंगे या फिर अन्य किसी सदस्य को केवल कदाचार के कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर क्या है, राष्ट्रपति का आदेश होगा तब हटेगा। राष्ट्रपति कदाचार से संबंधित मामले की जो जांच कराएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कराई जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के प्रावधान के अनुरूप कदाचार की क्या है जांच करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये ध्यान रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को तो है, राज्यपाल को तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति तब ही हटा सकता है जब इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में दे दे। सुप्रीम कोर्ट जैसी जांच देगा वैसी ही क्या है राष्ट्रपति मान्य होगा। तो अभी मैं जो कह रहा था कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से होगी, लेकिन हटाया जाएगा केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा तब ही जब इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाई जाए और कदाचार उस पर क्या है सिद्ध हो जाए। तो हटाने की एक प्रक्रिया हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब राष्ट्रपति इन्हें डायरेक्ट हटा सकता है? नहीं। यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, लोक सेवक जो अभी हम पढ़े थे वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग हो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, वो ना तो राष्ट्रपति ना ही राज्यपाल उन दोनों के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। उनको हटा सकता है केवल तो केवल एक व्यक्ति, राष्ट्रपति, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच में ये कह दे कि इन्होंने कदाचार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना, हटाने की प्रक्रिया। तो अगर आपसे पूछे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अन्य लाभदायक कार्य करता है या उससे संबंध रखता है, तो कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे क्या है कदाचार माना जाएगा। कदाचार किसे माना जाएगा? कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हों या अध्यक्ष हों वो किसी लाभ के पद पर हों। ठीक है ना। तो इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कदाचार सिद्ध नहीं होता है और राष्ट्रपति महोदय को उसको हटाना है, तो क्या करेंगे? इसके अलावा कदाचार के अतिरिक्त जब वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए या फिर अपने कर्तव्यों पर बने रहने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या है उसको हटा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का भी अधिकार क्या है? राष्ट्रपति को है। ये आप ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को क्या है अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, त्याग पत्र भी क्या है दे सकते हैं। तो इसलिए हटाने की एक प्रोसेस इनकी क्या है समझ में आपको आई होगी। राज्यपाल हटाने में क्या है कहीं भी योगदान नहीं करते, हाँ इस्तीफा स्वीकार करने में करते हैं। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उनको इस्तीफा देगा तो वो इस्तीफा क्या है ले सकते हैं। समझ में आया?
किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक हो रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है और इसको समझना भी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिषेध क्या, प्रतिबंध क्या है कि वो क्या नहीं करेंगे। अनुच्छेद 319 में ये लिखा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य क्या नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का है अध्यक्ष, वो भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन क्या है, कोई पद धारण नहीं करेगा। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का तो अध्यक्ष बन सकता है ना, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करेगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में तो काम कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई पद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात है आपकी कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं वो क्या है, भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो संघ लोक सेवा आयोग में तो जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं अन्य क्या है, पद ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को आयोग या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं अध्यक्ष के अलावा, वो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में क्या है, कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वो भारत या अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो केवल राज्य लोक सेवा आयोग में क्या है, अध्यक्ष बन सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य क्या कर सकते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या है, नियुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का पद जो है राज्य के अधीन नियोजन का पद नहीं माना जाता, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य क्या है, राज्यपाल तो बन सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य क्या है, राज्यपाल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नियोजन का पद नहीं है, तो राज्यपाल के नियुक्त रूप में इनको क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल और केवल कुछ ही कार्य करने पर क्या है, कार्य कर सकते हैं, बाकी कार्यों पर उनको प्रतिषेध है। अनुच्छेद 319 पूछा जा सकता है। अगला, लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं, काम क्या करेंगे, ये अनुच्छेद 320 में दिया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार की जो सेवाएं होती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार की सेवाएं होती हैं, उसकी नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे, यानी कि भर्ती करेंगे। ये भर्ती प्रक्रियाओं का क्या है, संचालन करेंगे। पहला काम तो ये है इनका। दूसरा काम क्या है भैया, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग से अतिरिक्त कोई परामर्श लिया जा सकता है, कार्य जो किया जाए उसके अतिरिक्त। जैसे सिविल सेवा में भर्ती प्रक्रिया कैसी हो, मतलब क्या प्रोसेस होनी चाहिए भर्ती प्रक्रिया की, राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या है इनसे परामर्श मांग सकते हैं। पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे हम लें, मौखिक इंटरव्यू लें, लिखित में परीक्षा कराएं, ऑब्जेक्टिव कराएं, ये सारी क्या है परामर्श भी लोक सेवा आयोग से मांगे जा सकते हैं। सिविल सेवा में प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन होगा, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर कैसे हो, किस आधार पर किया जाए, किन सिद्धांतों पर होना चाहिए, वैसे सिद्धांतों के उनके कार्य, अनुशासनात्मक कार्य तथा उनसे संबंधित पेंशन से संबंधित जितने भी दावे हैं उनसे संबंधित जो भी परामर्श अगर कोई चाहता है तो वो भी क्या है लोक सेवा आयोग के देना होगा। ये भी आपको अन्य कोई विषय जिसमें राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग से मांगे या राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से क्या है निर्देशित करे कि भैया हमें इस पर क्या है सुझाव दीजिए, तो ये इनके क्या है बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं।
सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इनको भर्ती प्रक्रिया संचालित करना है। उसके अलावा सिफारिशें देना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य और है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन के आपने देखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसमें हमने सिविल सेवाओं को देखा। तो आज हमने फिर आपको मैं एक बार याद देता हूं, सिविल सेवाओं को देखा, सिविल सेवक देखे, और सिविल सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग पढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे, ये तीनों हमने आज पढ़े और इनको समझा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इनकी जो है और भी चीजें उसको क्लियर करने के लिए हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। संसद या राज्य विधानमंडल को ये शक्ति प्राप्त है, क्या भैया क्या शक्ति प्राप्त है कि वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 321 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग को और कोई कार्य देने हैं तो संसद ही उनको क्या है कार्य दे पाएगी लिखित में, और यदि राज्य लोक सेवा आयोग को देने हैं तो कौन देगा? राज्य विधान मंडल। इस तरीके से विधि बनाकर अनुच्छेद 321 के तहत इनको कार्य दिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपने कार्यों की एक रिपोर्ट पेश की जाती है। आपने देखा वो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट आती है, जो भी तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं उसको, उसमें वो लिखते हैं कि पिछले 5 सालों में कैसे बच्चे आए, प्रमोशन में कैसे आगे गए, ट्रेनिंग में क्या क्या रहा, कौन से बच्चे किस मीडियम के कितने अच्छे हुए, वो सारी रिपोर्ट में वो क्या है लिखते हैं। तो प्रतिवर्ष क्या है रिपोर्ट पेश करते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सौंपेंगे। अगर आपसे पूछा है संयुक्त लोक सेवा आयोग किसको सौंपेगा तो आंसर होगा राष्ट्रपति को, ठीक है ना। और आपसे पूछा है संयुक्त लोक सेवा आयोग के भर्ती, संख्या, पद्धति इन सब का कौन डिसाइड करेगा तो आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। उनकी रिपोर्ट को क्या है संसद में रखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, बहुत स्टडी की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होगी, उसको राज्यपाल क्या है राज्य विधान मंडल में रखवाते हैं, और ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। इनके आधार पर ही भारत में सिविल सेवाओं का दिशा क्या है ये पता चलता है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बताएं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आज लंबी क्लास हो गई है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे पेशेंस के साथ देखना जरूर। अगला, लोक सेवक जो होते हैं, लोक सेवा आयोग जो होता है वो अपने कार्यों को अच्छे से करे, भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से चलाए, ताकि कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप उस पर ना लगे। तो उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली, लोक सेवा आयोग स्वतंत्र होकर निष्पक्षता के साथ कार्य कर सके, इसके लिए कई प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में निहित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जाएगा, और वो भी क्या कदाचार के माध्यम से। इसका मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के हों चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के हों, उनको हटाने का प्रोसेस होगा, एक उस प्रक्रिया को अपनाएगा राष्ट्रपति, तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में क्या है, कोई भी नियुक्ति के बाद अलाभकारी, यानी कि मतलब उनको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने दिया जाएगा जो लाभकारी ना हो, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो, उनकी सैलरी कम नहीं करेंगे, उनके भत्ते कम नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह कि वो स्वतंत्र हैं, वो अपना कार्य करें, कोई भी सरकार उनको कुछ नहीं कह सकती, उनके भत्ते, वेतन, पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, उनको हटाने की एक प्रोसेस है, उसी के माध्यम से उनको हटाया जाएगा। तो इस तरीके से लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको क्या कह सकते हैं हम कि उनको स्वतंत्रताएं क्या है संविधान ने दी हैं। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, और भैया भारत की संचित निधि में से जो पैसा ले रहा है वो क्या है निश्चिंत हो जाए कि किसी भी कंडीशन में उसका वेतन नहीं रुकने वाला।
राज्य लोक सेवा आयोग के जो वेतन भत्ते हैं वो भी राज्य संचित निधि से दिए जाते हैं, तो ये भी क्या है निश्चिंत रहते हैं। तो वेतन का इन पे क्या है कोई प्रेशर नहीं होता, अपने कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इनको स्वतंत्रता इस बात की भी है कि जब ये नियुक्त हो जाएंगे अध्यक्ष या सदस्य में, तो ये या तो अध्यक्ष या सदस्य ही बन सकते हैं, उसके अलावा अन्य किसी कार्य में क्या है सरकार इनको नहीं लगाएगी। तो क्या है ये लोक सेवा आयोग के सदस्य अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या कोई भी सदस्य दोबारा सदस्य बन सकता है? नहीं। क्या कोई भी अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बन सकता है? नहीं। सदस्य अध्यक्ष तो बन सकता है लेकिन उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं होगा। आयोग के सदस्य संघ तथा राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है इन पर बाउंडेशन है। तो ये अपने मन से क्या है फिर अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं जा तो सकते नहीं, वेतन हमारा रुकेगा नहीं, हम कहीं दोबारा से नियुक्ति तो होगी नहीं हमारी, इसलिए हम अपने मन की अंतरात्मा से एक अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को कराएं। इसीलिए कहा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग पे क्या है कोई आरोप नहीं लगाता कि आपने जो है भर्ती प्रक्रिया में धांधलीबाजी की है। और राज्य लोक सेवा आयोग पे कभी कभार लगते भी हैं, लेकिन प्रोसेस को हमेशा अच्छे करने के लिए अपनाया भी जाता है। तो इस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, अच्छी तरीके से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दे, इसीलिए उनको क्या है स्वतंत्रता दी जाती है। आज का जो सेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें लोक सेवक, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग तीनों को हमने देखा। बहुत अच्छे से आपको समझना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं आईएएस, पीसीएस या आरएएस की परीक्षा या यूके पीसीएस की, तो आप हमारे व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी यहाँ हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी बड़ी क्लास है, पेशेंस के साथ देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद और मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।